हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मार्च 26 2022 का हिंदू एनालिसिस करेंगे। नाउ बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट। यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नाउ फ्रेंड्स, यू हैव टू से okay the name of the largest nuclear plant of Europe. Okay, then the second question is that Kudankulam nuclear plant in India is located in which state? So these are the two questions. Please write me in the comment box the answers. अब हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं फ्रेंड। हम आज एडिटोरियल से स्टार्ट करेंगे बिकॉज देर इज वन एडिटोरियल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। okay, and it might be important in exam also. So let's move to the editorial first. Now friends, ये एडिटोरियल में आज एक एडिटोरियल आया है, इसे लिखा है विवेक काटजू ने, एंड ही इज रिटायर्ड फॉरेन सर्विस ऑफिसर. So over here he is explaining India's complex position on Islamophobia. Now before starting with that, first we have to understand that what is Islamophobia. कि Islamophobia हम किसे कहते हैं. तो if we will just come to the Islamophobia, Islamophobia का मतलब होता है कि prejudice, डिस्क्रिमिनेशन और हेट स्पीच अगेंस्ट इस्लाम, मतलब पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करना, इस्लाम के रिलीजन को टारगेट करना. सो इस्लामोफोबिया इट कनोट्स फियर एंड प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, हेट स्पीच अगेंस्ट इस्लाम. नाउ ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अगर हम देखेंगे तो जब अलकायदा ने 9/11 टेररिस्ट अटैक किया था, यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया था, उसके बाद से मुस्लिम के अगेंस्ट एक स्टीरियोटाइपिंग हो गया है. ओके, एंड दिस इज वर्ल्ड वाइड फिनोमिना. फाइन. नाउ सम ऑफ द organizations and nations which are Islamic, now they have come up with the resolution in the United Nations General Assembly, okay, where it has been adopted that March 15 annually will be observed as the International Day to Combat Islamophobia. International Day to Combat Islamophobia. ठीक है, ये रेजोल्यूशन जो है इट वाज बैक्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, दैट इज OIC, एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय मुनीर अकरम. नाउ हु इज मुनीर अकरम? मुनीर अकरम इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशन. ओके, अगर इंडिया की बात करें देन हु इज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन? सो द आंसर इज TS तिरुमूर्ति. TS तिरुमूर्ति. ओके, नाउ अब क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस कंसेंसस को, इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट तो कर लिया विद कंसेंसस. सो नाउ मार्च 15 विल बी नाउ द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया. नाउ ओवर हियर इफ यू विल लुक हियर, तो यहाँ पे 3 चीज़ों का डिस्कशन हुआ है कि इंडिया का व्यू पॉइंट क्या है, यूरोपियन यूनियन का व्यू पॉइंट क्या है, और चाइना का पोजीशन क्या है. ठीक है, अब हम पहले चलते हैं इंडिया की तरफ. इंडिया यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंडिया इट इज़ अ प्लूरल कंट्री. ओके, इट इज़ अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी. फाइन. यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है. ओके, नाउ यहाँ पे इंडिया ने एक पर्टिकुलर रिलीजन को बेस बनाने को अपोज किया है. ओके, सो ओवर हियर वी विल जस्ट सी इंडियाज टाइम. सो इट इज सेइंग दैट इट इज़ अ टाइम टू एक्नॉलेज प्रेवलेंस ऑफ रिलीजियोफोबिया. ठीक है ना, मीन्स इट इज़ अ टाइम टू एक्नॉलेज द प्रेवलेंस ऑफ रिलीजियोफोबिया. रिलीजियोफोबिया क्या है? रिलीजियोफोबिया का मतलब जैसे एक कोई अगर इस्लाम रिलीजन फॉलो कर रहा है, अगर उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है या उसका स्टीरियोटाइपिंग होता है, तो ऐसा दूसरे रिलीजन के साथ भी होता है. ठीक है, सो इंडिया इज emphasizing on that. So India is saying that this religiophobia is not restricted only to Abrahamic faiths. Now what are Abrahamic faiths? In world 3 types of faith are regarded as Abrahamic religion. They are Judaism, Christianity and Islam. तो अगर हम Abrahamic religion की बात करें, ओके, तो इसमें आता है जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. सो जो इंडिया का स्टैंड है इट इज़ लाइक दैट दिस रिलीजियोफोबिया इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दिस 3 रिलीजन बट इट इज ऑल्सो prevalent in other non-Abrahamic religions like Hinduism, Buddhism, Sikhism, Jainism, etc. Now coming to the position of European Union. Like India, European Union is also opposing this resolution, but European Union जो oppose कर रहा है उसका जो point है वो इंडिया से बिल्कुल अलग है. इंडिया इस्लामोफोबिया की जगह ये चाहता है कि रिलीजियोफोबिया को रिकॉग्नाइज किया जाए.
ठीक है ना, और उसके अगेंस्ट मतलब काम किया जाए, उसको कम करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए वर्ल्ड वाइड। बट यूरोपियन यूनियन जो है ये पूरे रिलीजन के फंडामेंटल को ही नहीं मानने को तैयार है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन इट फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स rather than protection of religion. So if you will just see here that the European Union it places more focus on individual rights and freedoms and not on protection of religion. मतलब यहाँ पे individual rights को ज़्यादा focus दिया गया है। Now this individual rights also contains the right of any person to change their religion, okay, which comes into conflict with the traditional view of Islam. जो traditional view of Islam है जहाँ पे एपोस्टेसी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ को, प्रिंसिपल को या रिलीजन को छोड़ के दूसरे फिलोसफी को एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज एपोस्टेसी। सो एपोस्टेसी को यहाँ पे अगर हम इस्लाम में देखेंगे तो मान्यता नहीं दी जाती, बट अगर हम EU का व्यू पॉइंट देखेंगे सो इट वांट्स टू एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल्स राइट टू चेंज रिलीजन। नाउ द थर्ड इज कमिंग टू द चाइनाज पोजिशन। चाइना का पोजिशन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? देखिए, पहले तो चाइना ने एंट्री काफ़ी लेट मारी, ओके। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट द पॉलिटिक्स सराउंडिंग द रिजोल्यूशन वाज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द लेट एंट्री ऑफ चाइना एज अमंग इट्स स्पॉन्सर। मतलब चाइना इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पॉन्सर ऑफ दिस रेजोल्यूशन। बट अगर हम चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चाइना का जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है दैट इज कॉल्ड एज जिंगजियांग प्रोविंस, ओके। जिंगजियांग प्रोविंस, चाइना का जो प्रोविंस है जिंगजियांग, यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है, मुस्लिम कम्युनिटी, जिनको हम उइघुर कहते हैं। तो चाइना हैज़ ऑलवेज परसिक्यूटेड दिस मुस्लिम माइनॉरिटीज़, ओके, एंड इट इज़ दे आर केप्ट इन अ कैंप, ओके। ये भी पाया गया है कि इनके अगेंस्ट जो चाइना का अप्रोच है वो बहुत ही ब्रेजन है, फाइन। उसके बाद भी चाइना ने इसको इस्लामोफोबिया को स्पॉन्सर किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है उसका अप्रोच चाइना को लेके बहुत ही साइलेंट सा रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें 2019 के से, तो जब 2019 में व्हेन यूनाइटेड अरब अमीरात इट इनवाइटेड देन इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज इन 2019, ओके, सो इट वाज प्रोटेस्टेड। बट व्हेन इन मार्च 2023 व्हेन OIC meet was happening in Islamabad, then Chinese foreign minister Wang Yi was invited as a special guest at this meeting in spite of China's discriminatory policy against Uyghurs. Now there is one connection over here Uyghur से related। एक चाइना में इस्लामिक मूवमेंट चलता है जिसका नाम है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। So this movement, okay, it is related with northwest province in China, ठीक है, northwest province in China, okay, East Turkestan Islamic movement. Now coming to Organization of Islamic Cooperation, so Organization of Islamic Cooperation it was founded in 1969, okay, and the headquarter is 1969, okay, 69, and its headquarter is in Jeddah in Saudi Arabia, okay, Jeddah in Saudi Arabia. Total membership is 57. Syria was suspended from the membership of Organization of Islamic Cooperation due to humanitarian crisis going on due to civil war. Now there are, अब हम लोगों को क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में मोस्टली अरेबिक और अफ्रीकन कंट्रीज होंगे, बट इसके अलावा एशियन कंट्रीज भी खूब सारे हैं। Then there are certain countries in Europe. One country of Europe is also member of OIC. The name is Albania. Albania. The next is South America के दो countries हैं which are member of Organization of Islamic Cooperation. That is Guyana and Suriname. Guyana and Suriname. Guyana and Suriname. Okay, these are also countries of South America which are members of Organization of Islamic Cooperation, OIC. Fine. Now let's come to the observer states of Organization for Islamic Cooperation. So there are two observer states of Organization of Islamic Cooperation. These are Russia and Thailand. Russia and Thailand. Russia and Thailand. चलो अब हम देखते हैं
कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कौन से कंट्री में है? सो द आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया। It is in India. Around 15% of the population in India are Muslims. Okay. In spite of that, India is neither a member of OIC or not it has a observer status. India का ना observer status है OIC में, ना ही India member है OIC का, in spite of having second largest Muslim population in the world. Now next coming to heartening milestone. ये थोड़ा सा important editorial है क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेड डेटा के बारे में। तो इंडिया का जो ट्रेड डेटा था फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इट वाज $500 बिलियन, दैट इज एक्सपोर्ट टारगेट। ओके, नाउ इंडिया हैज अचीव्ड दिस एक्सपोर्ट टारगेट नाउ, सो इंडिया हैज क्रॉस्ड दिस 400 बिलियन मार्क। नाउ दिस हैज बीन अचीव्ड इन स्पाइट ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एक्सपोर्ट में, सो सम ऑफ द सेक्टर्स आर, इफ यू विल सी इंजीनियरिंग गुड्स, यहाँ पे जो ग्रोथ रजिस्टर हुआ है दैट इज 50%, देन रेडीमेड गारमेंट्स 30%। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, ओके इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो इंडियन रिफाइनरीज हैं इनका जो रिटर्न है इट हैज इंक्रीज बाय 150%, बट दिस इंक्रीज इज मेनली बिकॉज ऑफ राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंपेयर करें, विच वी डू बाय अ टर्म इन इकोनॉमिक्स कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इट इज ऑलवेज अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब दैट इंपोर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। फाइन, सो वी हैव टू वर्क, वी हैव टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट मोर सो दैट वी कैन रिड्यूस आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट। फाइन, सो अगर हम देखेंगे कि इम्पोर्ट कितना है, so import has always outperformed exports and this year also the trade deficit, अगर हम ये ट्रेड डेफिसिट देखें, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ट्रेड डेफिसिट इट इज मोर देन $175 बिलियन। ओके, नाउ फ्रेंड्स सम ऑफ द रिवीजन, ये न्यूज़ पहले भी था, अब मिनिस्टर्स जो हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं। एक बिल आया था दैट इज इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021। ओके, इस बिल में क्या था? इस बिल में था लिंकिंग ऑफ आधार विद वोटर आईडीज, लिंकिंग ऑफ आधार विद वोटर आईडी। ओके, सेकंड क्या था इस बिल में? इंपॉर्टेंट प्रोविजन, द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन वाज दैट द नाउ द सर्विस वोटर्स, ओके द स्पाउस ऑफ सर्विस वोटर्स नाउ दे विल बी अलाउड टू वोट। पहले क्या था कि अगर कोई भी सर्विस वोटर इज हस्बैंड, अगर कोई हस्बैंड इज इन अ सर्विस, देन उनके वाइफ को वोट करने मिलता था। ओके, पोस्टल बैलेट वाज अलाउड फॉर दिस। बट अगर मान लो वाइफ या फीमेल इज इन सर्विस और उनके जो हस्बैंड हैं, ओके दैट पर्सन इज नॉट इन द सर्विस, so that person was not allowed for postal ballot, but now this discrepancy has been removed. Next, some of the considerations are that government of India is exploring the possibility of allowing online voting for non-resident Indians. Okay, then there have been several doubts related to EVM. So over here the minister has said that there should not be any doubt related to the electronic voting machines. द नेक्स्ट इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो हम लोग जानते हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी बिल है इंडिया का, क्रिप्टो करेंसी बिल। नाउ दिस क्रिप्टो करेंसी बिल इट बैन्स ट्रांजैक्शन इन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, ओके जैसे बिटकॉइन है, ये सब है। सेकेंड इज दैट इट अलाउज द RBI टू सेट अप ए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, so these are the two things over here. Now if you come to the यूनियन बजट, तो यूनियन बजट ने 30% टैक्स लगाया था कैपिटल गेन, ओके ऑन दी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो एनी ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड नॉन फंजिबल टोकन्स, देयर वाज 30% टैक्स ऑन कैपिटल गेन। So over here some of the member of parliament including Supriya Sule of NCP, they have demanded a ban on cryptocurrencies and they are saying that imposing the tax on capital gain
and then passing a bill which bans private cryptocurrency. It sends a confusing signal to the general public. The next is INS Valsura. Now this is very important. INS Valsura. So president color award एक होता है, ठीक है, president color award. Now it has been awarded to INS Valsura. What is INS Valsura? INS Valsura, it is Navy's premier technological training establishment. So if you will just see that INS Valsura, it was started on 30 acres of land. It started as a torpedo school during British time in 1942, and today it has grown into one of the foremost technological training institute in the country. Now if you will just see the importance of President's Color Award. So the President's Color is bestowed on military unit in recognition of the exceptional service rendered to nation both in peace and war. ये काफ़ी important है कि क्या ये सिर्फ वॉर टाइम के लिए है, नहीं, ये पीस टाइम के लिए भी दिया जाता है. The next is that INS Valsura, it trains officers and men on operation and maintenance of sophisticated and technologically advanced equipment on board warships. Now the next is factual information कि सबसे पहले President's Color Award किसको मिला था. So it was Indian Navy which got the President's Color Award by Dr. Rajendra Prasad on May 27, 1951. The next is उड़ान. इसके दो important points हैं. पहली बात तो ये, it is a scholarship scheme for girls. The next is that it is a scheme of government of Rajasthan. It is a scheme of government of Rajasthan. अब फ्रेंड्स हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उस कुछ इस टाइप का है कि यहाँ पे गर्ल्स जो हैं वो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाती ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू लैक ऑफ फंड, और फैमिली डज नॉट वांट देम टू कंटिन्यू द एजुकेशन. दे आर मैरिड ऑफ एट अ वेरी अर्ली एज. ओके, सो इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, okay, the government of Rajasthan launched Udaan scheme. This scheme was launched in collaboration with IPE Global. Now ये स्कीम के फ़ायदे क्या होते हैं? तो देखिए, अगर हम देखेंगे ड्रॉप आउट्स, ठीक है ना, गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होता है ड्रॉप आउट्स. तो इसको रोकने, द मेजर रीज़न ऑफ द ड्रॉप आउट इज़ फैमिली पॉवर्टी. सेकेंड, सोशल एटीट्यूड टूवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन. जैसे होता है ना कि एक बहुत ही बुरा सा विचार चलता है सोसाइटी में कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी. ओके, सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड एंड इट हैज़ टू बी कंडम्ड एट एवरी लेवल इन सोसाइटी. सो ओवर हियर इन ऑर्डर टू चेंज दिस द गवर्नमेंट adopted two-pronged approach. एक तो स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स, सो दैट कि जो लड़कियां हैं जिनके अंदर काफ़ी काबिलियत है वो स्कॉलरशिप लेके अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हैं. सेकेंड, इट फोकस्ड ऑन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स द गर्ल्स एजुकेशन बाय मोबिलाइजिंग रूरल कम्युनिटीज टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन एंड फैसिलिटेट देयर अटेंडेंस इन स्कूल विदाउट ब्रेक. ओके, ये जो इस टाइप का जो अप्रोच होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू ब्रेक द बैरियर्स फॉर फीमेल एजुकेशन, मीन्स चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी. Now over here one thing is very important कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इट्स अ वेरी फैंटास्टिक प्रोग्राम. व्हाई? बिकॉज इट ट्राइज टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन गर्ल्स. ओके, पहला तो है कि ये इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो. ओके, मीन्स बेटी बचाओ, चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना है, दैट इज 0 to 6 years में. द नेक्स्ट इज बेटी पढ़ाओ. पढ़ाओ मतलब कि जो फीमेल एजुकेशन है उसको हमें इम्प्रूव करना है, बिकॉज एजुकेशन इज द गेटवे फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट. नाउ फ्रेंड्स, न्यूज कमिंग फ्रॉम श्रीलंका. नाउ श्रीलंका टू सेटअप स्पेशल नॉर्थ ईस्ट फंड. अभी जो नॉर्थ ईस्ट है इसको इंडिया का नॉर्थ ईस्ट मत समझ लीजिएगा. ये नॉर्थ ईस्ट मतलब श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट, श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट एरिया. ओके, दिस एरिया इज तमिल डोमिनेटेड एरिया. नाउ यहाँ पे क्या हुआ है कि इस एरिया में देयर वाज इंसर्जेंसी विच वाज फॉलोड बाय मिलिट्री एक्शंस बाय द श्रीलंकन आर्मी, और इन सब में देयर हैज़ बिन
too many land grab, too many disappearances of people. Many people have been killed. They have not been found yet. Many lands of the Tamil people who are living in this area that has been taken away. There is very low level of development in this northeast region inhabited by Tamil. वी आर ऑलरेडी डूइंग कि तमिल श्रीलंका में क्राइसिस जो चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है श्रीलंका का, विच इज़ वेरी क्लोज टू तमिलनाडु, वहाँ से ऑलरेडी जो है माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है. ओके, सो नाउ श्रीलंका गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड नॉर्थ ईस्ट फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस तमिल डोमिनेटेड एरिया. along with that it will also focus on political empowerment of this region. Okay, now if you will just see that there are various amendments. एक इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड हुआ था 1987 में. Under this 13th amendment was passed which has not been implemented. 13th amendment talked about giving political autonomy to these Tamil regions in Sri Lanka. Okay, which has not been implemented yet. Some other news related to Sri Lanka is Trincomalee oil farm. So Trincomalee oil farm, again it is coming in northeast region, where from India, Indian oil company has got the lease to develop this oil farm. The next is a no trust motion coming up in Pakistan's Federal Assembly against the incumbent Prime Minister Imran Khan. तो अगर हम देखेंगे जो इनका पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, along with some other parties like Awami League, they were ruling the country. Now Awami League has decided to withdraw their support, and now his government has to seek a confidence in the house to continue. Now अब एक न्यूज़ है, that is one liner news, that which of the following Sri Lankan daily closed its weekend edition. तो उसका नाम है The Island. So Sri Lanka's popular daily The Island, which was published without interruption during the civil war, has now halted its print edition. Now this यहाँ पे फिलीपींस वाला केस नहीं चल रहा है. हम लोग ने फिलीपींस से रिलेटेड और हांगकांग से रिलेटेड ये केस चला है, देखा है कि वहाँ पे काफ़ी न्यूज़पेपर, जैसे हांगकांग में एप्पल बंद हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो है दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल रिपरकशन, बट दिस इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक क्राइसिस. तो बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, ओके, दिस पॉपुलर वीकेंड एडिशन जो है उनका वो बंद होने वाला है. सो इट वाज लॉन्च्ड दिस द आइलैंड, इट वाज लॉन्च्ड इन 1981, ओके, एंड इट हैज शट्स इट्स प्रेस ओनली फॉर सिन्हाला तमिल न्यू ईयर हॉलीडेज इन अप्रैल. नाउ इफ यू विल जस्ट सी that many of the Sri Lankan newspapers, they use newsprint from Norway, Australia, Indonesia and Russia to print their pages. Now because of this balance of payment crisis, they are not able to pay for their imports. अगर हम देखेंगे कि श्रीलंका का पहले तो 268 के अराउंड था और श्रीलंकन रुपीज अगेंस्ट $1, नाउ इट इज 285. नाउ कमिंग टू हाउथीज, ठीक है, तो एक कंट्री है रेड सी के पास, दैट इज कॉल्ड एज येमेन, ठीक है ना, इसका कैपिटल है सना. अब येमेन में दो गुट के बीच में लड़ाई है. एक तो गवर्नमेंट फोर्सेस विच इज लेड बाय और सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया. देन द नेक्स्ट इज हाउथी रेबल्स. हाउथी रेबल्स इनको कौन सपोर्ट करता है? ईरान, ठीक है. ये जो हाउथी रेबल्स हैं, दे आर कंट्रोलिंग द कैपिटल सना ऑल्सो, ओके, एंड गवर्नमेंट फोर्सेस आर फाइटिंग अगेंस्ट देम. अभी हाउथी रेबल्स किसको टारगेट करते हैं? सऊदी अरेबिया को, ठीक है ना, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द गवर्नमेंट फोर्सेस. अब सऊदी अरेबिया में पर्टिकुलरली ये क्या टारगेट करेंगे? तो सऊदी अरेबिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऑयल, क्रूड ऑयल. सो दे टारगेट ऑयल रिफाइनरीज इन सऊदी अरेबिया, ओके. तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो अटैक कर रहे हैं वो सऊदी अरेबिया का एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है अरामको. अरामको, ये नाम मत भूलिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. अरामको, इट इज़ ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इन सऊदी अरेबिया. So over here they are targeting this facility so that inflict economic injuries to Saudi Arabia. The top news from economics is this export preparedness index, which is released by NITI Aayog. This is very important my friends, very important. export preparedness index क्यों important हो जाएगा ये? क्योंकि देखिए, एक तो वैसे हम लोग ने $400 बिलियन टारगेट अचीव किया है, ठीक है. सो अंडर दैट दिस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स वाला इंफॉर्मेशन विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स,
सो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे. द फर्स्ट इज दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग. ठीक है, इसके अगर हम पैरामीटर्स देखेंगे 4 मेजर पैरामीटर्स हैं. दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, फर्स्ट पैरामीटर. सेकेंड इज पॉलिसी सपोर्ट, देन बिजनेस एंड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, थर्ड. और फोर्थ है परफॉर्मेंस इन द आउटबाउंड शिपमेंट्स. Now based on these 4 parameters, now Gujarat has topped the export preparedness index. Second number is Maharashtra, followed by Karnataka and Tamil Nadu. Now already these states are coastal states and they have benefited from it, and Gujarat has retained the top position, Maharashtra second and likewise. Fine. अब अगर हम देखेंगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट को चैलेंजेस क्या क्या हैं जो नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया है. So these are intra and inter-regional differences in export infrastructure. ठीक है. Then weak trade support and growth orientation across states. कोई स्टेट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट को, कोई स्टेट बहुत कम सपोर्ट करती है. Then lack of R&D infrastructure to promote complex and unique export. मतलब complex and unique export का मतलब यहाँ पे competitiveness की बात हो रही है. हमारा माल कोई तभी खरीदता है जब हम उसको बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं इन अ प्राइसेस which are competitive in international market. Okay, so very few states focus on this and then they top the export charts. Now there is one factual question, factual information for you, that which state in India has the longest coastline? So the answer is Gujarat. Then the next is Kandla. Where is Kandla port, which was in news because of the seizure of the drug as a consignment? So it was again Kandla port. So Kandla port, it is in Gujarat. The next is India is going to restrict its sugar export to 8 million tons. Why? Because to ensure ample supply during festive season. अगले महीने बिहू आ रहा है, काफ़ी सारे festivals आ रहे हैं. Okay, so there is a ban so that prices should not surge during festive season in India. Now coming to the India UK. Okay, so India UK they are discussing for free trade agreement. हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन द वर्ज ऑफ कंक्लूजन है. ठीक है. सो ओवर हियर इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम दे हैव कंक्लूडेड द सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस टुवर्ड्स ए बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. नाउ द नेक्स्ट इज अगेन रशिया का जो ऑयल कंपनी है, गैस कंपनी है, गैसप्रोम. ठीक है ना. दिस गैसप्रोम इज ऑल्सो रिलेटेड टू नॉर्ड स्ट्रीम 2. एक गैस पाइपलाइन है गोइंग थ्रू बाल्टिक सी विच इज कॉल्ड एज नॉर्ड स्ट्रीम 2. नॉर्ड स्ट्रीम 2 इसको कौन ओन करता है? इसको गैसप्रोम ओन करता है. नाउ इंडिया का एक गैस कंपनी है गेल विच इम्पोर्ट्स गैस फ्रॉम गैसप्रोम. सो नाउ गैसप्रोम वांट्स दैट ऑल पेमेंट टू रशिया शुड बी मेड इन यूरोज इंस्टेड ऑफ डॉलर. नाउ व्हाई रशिया हैज आस्क्ड दिस? बिकॉज इफ यू विल जस्ट सी दैट रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं. ठीक है. तो मैनी ऑफ द रशियन कंपनीज they are out of SWIFT. The full form of SWIFT is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, located in Belgium. So many of the companies which are out of SWIFT, they cannot enter into financial transactions, and that also transactions into dollar. Okay, so now Russia's Gazprom has asked that the gas payments should be made in euros. Friends, now let's have a revision, quick revision. तो हम पहले से जानते हैं कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ये पहले काबुल में थे. हमने कल वो न्यूज़ किया था दैट वाइल ही वाज इन काबुल ही वाज डिस्कसिंग द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू काबुल एंड इंक्लूजन ऑफ काबुल इन बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव इन BRI. ओके, सॉरी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. एंड नाउ ही हैज़ विजिटेड इंडिया इन द बैकड्रॉप ऑफ 15th कमांडर लेवल टॉक. तो ये 15th कमांडर लेवल टॉक जो हुआ था बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज मिलिट्री, it was in Chushul Moldo sector of India-China border. Chushul Moldo sector. Again, I am writing it Chushul Moldo sector. Fine. So Chushul Moldo sector में ये हुआ था. It was focusing for this engagement on patrolling point 15. Okay, in Hot Spring. Already this engagement has taken place at various points like Pangong So Lake, then patrolling point 15 in Galwan Valley. Okay, and then Gogra. Okay, Gogra. So now over here the disengagement at patrolling point 15 in Hot Spring, it has failed, and then there are other areas where this engagement has to be done. Those are Depsang, Demcho.
Now over here India is saying that peace in border area is key to normal times. Okay, हमने कल एक आर्टिकल भी किया था इससे रिलेटेड कि जहाँ पे ये लद्दाख का एमरजेंस कैसे हुआ एंड वाई देयर इज अ dispute in eastern Ladakh because that border was never defined. It was always there was always a confusion about the actual line of demarcation, and now there was the 1993 peace and tranquility agreement which was signed during PV Narasimha Rao, which made this border issue based on principle rather than history. The next is already general elections have taken place in 5 states and now चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं. मणिपुर में हो चुका है, पंजाब में भी हो चुका है, उत्तराखंड में भी हो चुका है, गोवा का भी डिसाइड हो चुका है, उत्तर प्रदेश में नाउ आदित्यनाथ ही हैज स्worn in as the उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर. So friends, that's all for today. We will meet next week with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.